हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ट्रिक्स के साथ जो है कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने वाले हैं इस क्लास में। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम डेट है 5 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है, तो काफी कम समय बचा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो बहुत सारे मैंने क्लासेस लिए हुए हैं। साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, आरआरबी ग्रुप डी, तो बहुत सारे क्लासेस बैक टू बैक और आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। यहाँ जो है डेली 9 PM पे जो है 100 से 200 क्वेश्चन का मैं क्विज करवाता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो मैथ स्पेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। वहां पे जो है चैप्टर वाइज जो है मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। जो 2019 में आपका एग्जाम हुआ था उसके ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं हॉर्नबिल, छप्पड़ मेला, बोनालू, बाली तृतीया। तो बताइए कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो त्योहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है बाली तृतीया, ठीक है। उसके बाद चलिए आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है त्योहार के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि जो ये दिया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है। तो ये होता है नागालैंड में, ठीक है। और अगर नागालैंड की और फेस्टिवल की बात करें जो वहां पे फेमस है तो वो होता है मो आसू महोत्सव, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये होता है सेकेरनी महोत्सव। तो ये जो है नागालैंड की फेस्टिवल है। तो अब चलिए अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर अगर बात करूं कहीं भी कूट आ जाए फेस्टिवल में, जैसे एग्जांपल से बात करूं चापचर कूट, ठीक है। उसके बाद बात करूं तो मीम कूट। तो अगर कूट कहीं भी आ जाएगा त्योहार में तो वो कहाँ का त्योहार होता है, तो वो त्योहार होता है मिजोरम का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि असम का, तो असम का आप सभी को पता होगा, असम का सबसे फेमस त्योहार कौन सा है। तो ये है बिहू, ठीक है। बिहू जो है 3 बार मनाया जाता है एक साल में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो और कौन सा है, तो माजुली महोत्सव होता है असम में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चाय महोत्सव भी होता है। आप सभी को पता है कि चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, असम में होती है, ठीक है। तो ये हमने जो है कुछ त्योहार देखे इंपॉर्टेंट। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा यही सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है। तो लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं फुगड़ी, मांच, बिहू, फगुआ। तो बताना है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए गोवा की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य जो है ये है फुगड़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मांच। मांच कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है, एमपी का है। और एमपी में ही खजुराहो मंदिर है, ठीक है। उसके बाद बिहू मैंने अभी आपको बताया, बिहू कहाँ का है, ये है असम का। उसके बाद फगुआ, फगुआ कहाँ का है, ये है बिहार का, ठीक है। बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में फगुआ त्योहार मनाया जाता है। फगुआ होता क्या है, बेसिकली जो होली होता है ना, होली को यहाँ पे फगुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर गोल गुंबज की बात करें तो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक के जो है बीजापुर जो जिला है, ठीक है, वहीं पे ये गोल गुंबज स्थित है। अब अगर बात करें कि गोल गुंबज कब बना था, तो ये बना था 1656 ईस्वी में। और इसको बनवाया किसने था, तो अगर इसके बनवाया था किसने, आदिल शाह ने, ठीक है। तो यहां से हमने क्लियर किया। उसके बाद मैं बात करूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, अजंता की गुफाएं हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये देखिए, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 8 सोने के सिक्के का औसत वजन 20 ग्राम प्रति सिक्का है। 12 चांदी के सिक्के का औसत वजन जो है ये 35 ग्राम प्रति सिक्का है। तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्के का औसत वजन क्या है। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 8 जो सोने के सिक्के हैं उसका जो है औसत वजन कितना दिया गया है, दिया गया है 20 ग्राम, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं कि 8 सोने के सिक्के का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो अगर कुल वजन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 20, कितना हो जाएगा 160। ठीक है, 160 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 12 चांदी के सिक्के। अब 12 चांदी के सिक्के जो दिए गए हैं, इसका जो है औसत वजन कितना है, 35 ग्राम है। तो अगर मैं 12 चांदी के सिक्के का कुल वजन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो कुल वजन हो जाएगा 12 इंटू 35, तो ये टोटल वजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 ग्राम। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्के का औसत वजन बताइए। तो देखिए 20 सिक्कों के लिए औसत वजन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 420, और बट्टा कितने सिक्के हैं, 20 सिक्कों के लिए। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 580 और ये है 20। तो अब एक जीरो से एक जीरो गया और ये क्या हो गया, 2 दूना का 4 और 2 नवा 18, यानी कितना आ गया 29 ग्राम प्रति सिक्का। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो है ये भी एवरेज से पूछा गया था। क्या पूछा गया था, दिया गया है 49, 62, 37, 35 और x का औसत जो है 53 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि एवरेज बराबर होता क्या है, यानी औसत बराबर क्या होता है, तो देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, कौन से संख्या, जो संख्या दी गई है संख्याओं का योग बट्टा पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, इसको आप याद रख लीजिए, औसत बराबर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याओं का योग, तो संख्या कौन कौन सी दी गई है, ये है 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x, यही तो संख्या दी गई है ना। और बट्टा पदों की संख्या, कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, तो बट्टा 5 बराबर इनका औसत कितना दिया गया है, औसत तो हमें दिया गया है ना 53 दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आइए ऐड करते हैं, 49, 62, 37 और 55 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 203 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 53 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15, 50, 25 और एक 26, यानी कि ये क्या हो जाएगा 265। तो यहाँ पे आ गया x बराबर 265, और 203 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 203, तो x बराबर क्या यहाँ निकल के आ जाए, x बराबर निकल के आ जाएगा 62। तो हमारा x का मान यहाँ पे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 62 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है 62, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट। समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, मैथ्स तो इतना इजी पूछा जाता है कि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 25 में से आप 24-25 आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत ही कम टाइम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्लास में जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ओवरव्यू भी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी परिषद के कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो अब मैं जीएसटी परिषद के सदस्यों की बात करूं तो ऑप्शन दिए गए हैं 33, 35, 23, 25, तो कितने सदस्य होते हैं। अब मैं अगर बात करूं जीएसटी परिषद में तो टोटल कितने सदस्य होते हैं, ये होते हैं 33 सदस्य। ठीक है, इसमें से जो 2 सदस्य होते हैं ये कहां से होते हैं, ये केंद्र के होते हैं, और बाकी जो 31 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये कहां के होते हैं, तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट से होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, तो ये हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद जीएसटी लागू कब किया गया था, तो जीएसटी लागू किया गया था 2017 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे सर हेनरी कॉटन, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाल मोहन घोष। ठीक है, तो अब अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए लाल मोहन जो घोष थे ये 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 19वां सत्र हुआ कब था, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1903 में, और ये हुआ कहां पे था, तो ये हुआ था मद्रास में। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हेनरी कॉटन जो थे ये कौन से सत्र के अध्यक्ष थे, तो सर हेनरी कॉटन जो थे ये 20वां थे। ठीक है, ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक है,
और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1904 में। और गोपाल कृष्ण गोखले तो आपको पता ही होगा कब हुआ था इनका, 1905 में ये अध्यक्ष थे। कहाँ पे जो अधिवेशन हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था बनारस में। और ये कौन सा था? ये था 21वां। ठीक है, अब बच गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये कौन थे? 18वां जो अधिवेशन सत्र हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 1902 अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि 18वां कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वें कौन थे? 19वें थे लाल मोहन घोष। उसके बाद बात करें 20वां तो कौन थे? सर हेनरी कॉटन। और अगर मैं बात करूं कि 21वां कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये जो था पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसको छोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये तो सभी बता देंगे, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। बताइए कहां पे स्थित है? तो ये है हरियाणा में। ठीक है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गन मेटल जो है ये किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो अगर गन मेटल की बात करें तो गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो ये हो जाता है तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु। देखिए इसमें जो तांबा होता है कितना परसेंट होता है? ये 88% होता है। उसके बाद टीन की बात करूं तो ये कितना परसेंट होता है? 10% के आसपास होता है। और जस्ता होता है 2 से 4%। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे जाए कि गन मेटल जो है ये किसका मिश्र धातु है, तो किसका है? तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए बता दूं किसका है? तांबा को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर, टीन और जिंक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसको बताना है। तो अगर देखिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजकोषीय घाटे का अर्थ डैश है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा था। तो राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में जो अगर इसकी बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, इंग्लिश से पूछा था। क्या क्वेश्चन दिया गया था ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। तो जो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे आपको चूज करना था कि यहाँ पे कौन सा इन चारों ऑप्शन में से जो है सही सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज प्लीज्ड, हैज बीन प्लीज्ड, नो इंप्रूवमेंट या हैड बीन प्लीज्ड। तो अगर मैं बात करूं कि मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, यहाँ पे जो ये इज प्लीज्ड है ये है रॉन्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए वाज प्लीज्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पास्ट टेंस की। ठीक है, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? मोहन वाज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए ये ग्रामर का सेक्शन है, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, he dash his portrait in the main hall। यानी कि यहाँ पे आपको जो फिल इन द ब्लैंक है उसको यहाँ से टिक करना है कि कौन सा हो जाएगा। हैंग्ड होगा, हैंग होगा, हंग होगा या हैड हैंग होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जितने भी आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोशिश करिए कि डेली आप 5 से 10 मिनट जो है न्यूज का कोई भी आर्टिकल पढ़िए। उससे क्या होगा ना, आपका जो सेंटेंस समझने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हंग हिज पोर्ट्रेट इन द। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? किंडर होगा, काइंडली होगा, काइंडेस्ट होगा, काइंड होगा। बताइए, तो माई टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऑल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर and the length of one its a diagonal is 6 सेंटीमीटर। तो what is the length of other diagonal? देखिए हिंदी वाले समझ लीजिए कि समचतुर्भुज का जो परिमाप दिया गया है कितना है? ये है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करें तो एक विकर्ण की जो है लंबाई दी गई है, कितना दिया गया है? ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछा है कि दूसरे विकर्ण का जो है लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रोम्बस का जो है फिगर बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। ठीक है, यहाँ पे हो गए 2 डायगोनल,
इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पे ये टच करेगा, अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो परिमाप होता क्या है, अगर मैं रोम्बस के परिमाप की बात करूं तो क्या होता है, ये होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे साइड, तो 4 गुणे भुजा दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो अगर एक भुजा की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। यानी कि ए बराबर, भुजा को ए मान लेते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ये क्या दिया गया है, एक डायगोनल दिया गया है, यानी कि एक विकर्ण दिया गया है, कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए, जब विकर्ण एक दूसरे को रोम्बस में काटती है, यानी कि समचतुर्भुज में जब विकर्ण एक दूसरे को काटती है तो इक्वल भाग में काटती है। ठीक है, तो अगर पूरे भाग का मान लीजिए कि एसी की जो है लंबाई ये दे दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो जब यहाँ पे अगर इक्वल काटेगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे, देखिए अब चलिए आइए मैं एक बार यहां से समझा देता हूं। देखिए, ये आपका क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक है, तो जब रोम्बस में जब दोनों विकर्ण आप एक दूसरे को आपस में ऐसे क्रॉस करती हैं तो ये जो है इक्वल साइड में काटती है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों जो हैं ये भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहां से तक समझ में आ गया। तो जब इसकी लंबाई, पूरी की लंबाई जो है, अगर मैं बात करूं, इसकी पूरी की लंबाई कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जब दोनों बराबर है तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। समझ गए, तो चलिए यहां से आपको इतना समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, यहां पे ये बन जा रहा है राइट एंगल ट्रेंगल। क्या दिया गया है, 5 3, तो एक आपसे पूछा है, तो 5 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4, तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, दूसरे डायगोनल की लंबाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि बिल्कुल सही। देखिए, अब देखिए जो रोम्बस होता है, रोम्बस में ये क्या है, रोम्बस में जो है 4 राइट एंगल ट्रेंगल बनते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस में कितने राइट एंगल ट्रेंगल बनते हैं, 4 राइट एंगल ट्रेंगल बनते हैं। एक ये जो बना है ये राइट एंगल, क्योंकि जो काटता है 90 डिग्री पे जो है काटता है। ठीक है, तो 4 राइट एंगल ट्रेंगल बनते हैं। तो अगर राइट एंगल ट्रेंगल की बात करूं, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करूं, तो समकोण त्रिभुज में मैंने आपको पढ़ाया था ना, पाइथागोरस यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से आपको पता था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ गए, तो वैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो 3 4 5, तो 4 हो गया, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ये इतना लंबा मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझने के लिए, अदरवाइज आपका यहीं से क्वेश्चन बन गया था। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर हो गए, और ये डायगोनल की लंबाई यानी विकर्ण की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो 5 और 3 3 आ गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट जो है 4 आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन जो है आपके रोम्बस से एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये और अच्छे से समझना है तो बता दीजिए, मैं एक इस पे पूरी वीडियो लेके आ जाऊंगा रोम्बस पे, 20-25 मिनट की वीडियो होगी जिसमें बस रोम्बस के बारे में बात करेंगे। इसके सारे जो है हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसमें। ठीक है, कमेंट करके बताइए, अगर चाहिए तो मैं वो क्लास जल्दी ही ले लूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में प्रिंट को इतना लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो फ्रॉम को जो है इतना लिखा जाता है। तो पूछा है कि प्रॉम्प्ट को क्या लिखा जाएगा उस कूटनीति भाषा में। ठीक है, तो देखिए ये है रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट को क्या लिखा गया है, प्रिंट को लिखा गया है 9 6 5 1 2। उसके बाद लिखा गया है फ्रॉम, तो फ्रॉम को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 8603। अब यहां से समझिए, देखिए पी का मतलब क्या लिखा गया है, पी को 9 लिखा गया है, आर को 6 लिखा गया है, आई को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, एन को 1 लिखा गया है, टी को 2 लिखा गया है। वैसे ही यहाँ पे लिखा गया। तो अब पूछा है प्रॉम्प्ट को क्या लिखा जाएगा, तो प्रॉम्प्ट को क्या लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब देखेंगे पी को क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है, आर को क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है, ओ को क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है, एम को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 3 लिखा गया है। उसके बाद पी की बात करें तो 9 लिखा गया है, टी की बात करें तो 2 लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 960, तो 960392, तो कौन है 960392, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये कौन से, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ये, और ये आपके जो है प्रीवियस ईयर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 10 इज रिटन एज अ 33, ठीक है। उसके बाद बात करें कि पैम इज रिटन 28, तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ बग, ठीक है। इसको लिखना है तो देखिए 10 यहाँ पे लिखते हैं, 10 को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 33। तो अब इसको हम क्या करेंगे, टी का अगर मैं बात करूं, टी की वैल्यू क्या होती है, टी की 20 हो जाती है, ए का क्या होता है 1 होता है, और एन कितने पे होता है 14 पे होता है। देखिए ए से जेड तक आपको याद होना चाहिए सीरियल नंबर से कि ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, बी 2 3 ऐसे ही, जेड कितने पे 26 पे, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ऐड करते हैं तो 20 प्लस 1 प्लस 14, ठीक है, बराबर टोटल कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 35। यानी कि 35 में से अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 33, तो यानी कि 35 में से 2 माइनस करके ये लिखा है 33। तो वैसे ही बग लिखा गया है, तो बग को हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, क्या है 2 प्लस 21 प्लस जी कितना होता है 7, तो ये क्या हो गया 21 और 7 28 और 2 30, 30 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लिखता है, जैसे इसमें भी देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ये अलग टाइप, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया था कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जो है प्रिंट इज रिटन 96512, तो ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि u प्लस v इज 80, ठीक है। और अगर बात करें कि u और v का जो रेशियो दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5:3। तो रेशियो में जो चीज होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x रेशियो 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 5x और 3x, तो u प्लस v बराबर 80 दिया हुआ है, तो 5x प्लस 3x बराबर कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 8x बराबर क्या होगा 80 हो गया। तो अगर x की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा ना। तो चलिए अब यहाँ पे x बराबर 10 आ गया, तो अगर मैं बात करूं कि u और v का यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया 5x और 3x है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 50 और ये क्या हो गया, ये हो गया 30। तो अब आपसे क्या पूछा है कि u माइनस भी, यानी 50 माइनस 30 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2019 में, तो ऐसे ही आगे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है ये है 400, ठीक है। उसके बाद बात करें कि एक्स वाई जेड का रेशियो में क्या दिया गया है 1:1:2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1x रेशियो 2x। तो टोटल कितना है 2 1 3 1 4x, 4x बराबर कितना दिया गया है 400 दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पूछा है जेड का मान बताइए, तो जेड की मान बताइए, जेड का मान कितना है 2x है, तो 2x यानी कि 2 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 200। यहां तक कोई डाउट, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है ये अगेन रीजनिंग से क्वेश्चन है। अब आइए देखिए यहाँ पे जो व्हाट का साइन दिया हुआ है वहां पे आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से अंक होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि सबसे बड़ा संख्या कहाँ है। तो सबसे बड़ा संख्या देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या है। तो इसका मतलब है कि ये जो है बाकी 3 संख्या या तो गुणा करके, या तो जोड़ के, या तो घटा के, या तो भाग दे के ये संख्या आ रही होंगी। तो अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे 5 4 9 9 18, यानी कि ऐड किया है तो 18 आ गया है। यहाँ पे देख लेते हैं 11 और 6 कितना हो गया 17 और 13 कितना हो गया 30, यानी कि सबको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 और 3 कितना होता है 22। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा आप अगर दिमाग शांत करके अगर सोचेंगे तो एक ही बार में क्लिक कर जाएगा। अगर बात करूं रीजनिंग के क्वेश्चन के, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि जब आप दोबारा से आए, देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो जब आप दूसरे राउंड में आएंगे ना तो वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको वहीं पे छोड़िए, ठीक है। अगले राउंड में आके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप्स हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो गाइज आज के लिए जो है इतने ही क्वेश्चंस थे। ये सारे प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चंस थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।